रोहन ने माता पिता के दबाव में आकर ऋचा से शादी कर ली थी। शादी के बाद भी वह उससे दूर दूर रहने का प्रयास करता था, लेकिन ऋचा के संयम, त्याग और मूक तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय रोहन खुद ब खुद मोम की तरह पिघल गया। ऋचा उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वंदना उसे रास्ते में मिल गई। "तू कैसी है ऋचा?" वो पूछती है। "बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आ चल, सामने रेस्तरां में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं।" वंदना ऋचा को घसीट कर ले गई। जाते ही उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया और "सुना, क्या हाल चाल है?" पूछती है। "कोई पत्र आया रोहन का?" "नहीं।" संक्षिप्त सा जवाब देकर ऋचा का मन उदास हो गया था। "सच ऋचा, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ, बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को कि तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं।" इस बीच बहरा मेज पर कॉफ़ी रख कर गया और वंदना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। "खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफ़ी पी। और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली?" पर ऋचा की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक रोहन के बारे में ही सोचती रही। सच कह रही थी वंदना, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़े ही है। पर उसके साथ क्यों हुआ यह खेल? वह घर लौटी तो माँ जी अभी सो ही रही थी। उसने सोचा था कि घर पहुँचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। वंदना उसकी पुरानी सहेली थी। वह भी इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। सहसा ऋचा का मन और उदास हो गया था। कितना फ़र्क आ गया था वंदना की ज़िंदगी में और उसकी अपनी ज़िंदगी में। वंदना हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी ज़िंदगी बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने ऋचा के लिए सुखी ज़िंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था रोहन। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांगकर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। "वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसलिए बचपन में ही सयानी हो गई है।" जब वह दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिता से कहते। फिर जब रोहन इंजीनियर बन गया तो ऋचा के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे थे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उसके पहले ही वह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सुखनंदन का जवाब आया कि रोहन शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो वह चौंक पड़े थे। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तब तो रोहन ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? ऋचा के पिता ने खुद भी 2-1 पत्र लिखे थे रोहन को, जिनका कोई जवाब ही नहीं आया था। फिर भी वह खुद ही जाकर रोहन के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस बात पर रोहन का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। यह तक लिखा था कि ऋचा कितना रोई थी तब और पिताजी से भी कितना बोली थी कि क्यों नाहक जिद कर रहे हैं आप। जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं। ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक रोहन के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वह रोहन को विदेश जाने की इजाज़त देंगे। इसी दबाव में आकर रोहन शादी के लिए तैयार हो गया था। तब तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं ना कहता था कि आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी, ऋचा का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तो चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप, गुण और समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो
आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थी। शादी के समय भी रोहन का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा। आशा, उमंगे, बेचैनी और भय सब के मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर रोहन आते ही एक कोने में पड़ा रहा। उसने ना कोई बातचीत की थी, ना उसकी ओर निहार कर देखा था। वह सब समझ ही नहीं सकी थी। क्या गलती थी उसकी? सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। यह क्या लाला जी, हनीमून पर जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था। नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वह। दूसरे कमरे में बैठी ऋचा ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसुर फुसुर भी चलती रही। शायद सास ने कहा था अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे ना, हो गई ना शादी, अब तो चैन से बैठो। ना चाहते हुए भी सब कुछ सुना था ऋचा ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक सिसक कर रो पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर किसका मन जीतना था? वह तो दूसरे ही दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था, तो घर वालों के नाम उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। घर में बूढ़े थे। बड़ी शादीशुदा ननद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वहीं थी। सभी उसका ध्यान रखते थे, कहते थे फिल्म देखाओ बहू किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती थी वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती थी। शोभा जीजी को भी अपने ससुराल लौटना था। घर में फिर वह माँ जी और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर का दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर रोहन भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उसके कुछ बोले ही वह लौट गया था। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की ज़रूरत है, यह ज़रूर कहा था उसने। ऋचा जब सोचने लगती है तो वह उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती थी, उसे तो शायद कभी अवकाश ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। इधर सास का उससे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलारने लगी थी। हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। गठिया का दर्द और फिर बढ़ गया था। कई बार ऋचा की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी ज़िंदगी जिएगी वह? पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। फिर उसकी सास आवाज़ लगाती हैं, बहू रानी क्या लौट आई हो? मेरी दवाइयाँ मिली बेटी? जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा सी टूटी ऋचा की शायद वह जाग गई थी और उसे आवाज़ दे रही थी, अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बना कर लाती हूँ। हाथ मुँह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी ऋचा। चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती शोभा जीजी को देखते ही वह चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए? सब खैरियत तो है ना? अकेले ही कैसे आईं? बरामदे में ही शोभा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वह बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चलो। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। शोभा ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर वह सीधी आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि फ़ौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 10,000 रुपये लगेंगे और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ
तो आंखों की रोशनी को बचाया ना जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहां से इंतजाम करूं रुपयों का? तू ही रोहन को खबर कर दे। ऋचा, मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हुए हैं। शोभा की रुलाई नहीं थम रही थी। जीजा जी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही ऋचा के आगे घूम रहा था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूँगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुँच पाएंगे रुपए। और ऋचा ने अलमारी से निकालकर अपनी चूड़ियाँ और जंजीर आगे रख दी। नहीं ऋचा नहीं, शोभा कहती है। शोभा स्तंभित हो जाती है। फिर कहने सुनने के बाद भी वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू, तू तो हीरा है, पता नहीं रोहन कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा। शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे, पर ऋचा को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना संवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे भी नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसकी खातिर। मन की सारी आस को उसने दबा दिया था। 8 दिन के बाद खबर मिली थी, ऑपरेशन सफल रहा। रोहन को भी अब सूचना मिल गई थी और वह आ रहा था, पर इस बार ऋचा ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी, सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी। माँ, कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रह रही हो तुम। यह क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? रोहन ने पहुँचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे, बीच में तो और भी बिगड़ गया था। बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए? रोहन हतप्रभ था। हाँ, क्या करती? ऋचा कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपए मंगवाए, तो आते आते भी तो समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर रोहन के सामने सब कुछ गुड़मुड़ हो गया था। ऋचा चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वह नज़र उठाकर सिर ढके ऋचा को देखता रह गया। माँ जी, खाना क्या बनेगा? ऋचा ने धीरे से माँ से पूछा था। माँ बताई, तू चल, मैं अभी आती हूँ। रसोई में बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हाल चाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा उसके मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफ़ी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। वह सुनकर चुप रह गया था। पहली बार उसे ध्यान आया। इतनी बातों के बीच में इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई हैं या जान गई हैं कि वह नहीं ले जा पाएगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का। ऋचा ने शोभा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो ऋचा और उसके पिता को दोनों को ही बेहद स्वार्थी समझता था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते हो। जब से ऋचा के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इस लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसके तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांस लिया। यही सोचता था वह अब तक। फिर ऋचा का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने ठीक से। दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। ऋचा रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि ऋचा जानबूझकर कर रही है
उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और ऋचा ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर ऋचा माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी। देर तक नींद नहीं आई थी रोहन को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया था कि पानी का जग तो ऋचा कमरे में ही रख कर चली गई है। कई बार इच्छा हुई थी कि चुपचाप उठकर ऋचा को आवाज़ देने का। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर ऋचा तो दूसरे घर की है, इसे क्या ज़रूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात वह सो नहीं सका था। दूसरे दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाना था। सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफ़ी थक चुका था वह। ऋचा अकेली कैसे कर पाती होगी। दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए। माँ, तुम लोग भी साथ ही खा लो ना, ऋचा की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटे, तू पहले गरम गरम खा ले। माँ का स्वर लाड में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए रोहन का मन जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे, उनकी आवाज़ आ रही थी। उधर ऋचा रसोई घर में सब सामान समेट रही थी। एक प्याला कॉफ़ी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा था। ऋचा ने नज़र उठाकर देखा भर था। क्या था उन नज़रों में? रोहन जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। ऋचा कॉफ़ी का कप मेज पर रख कर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रोहन की आवाज़ सुनाई दी। आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि रोहन ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी हुई ऋचा कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत अब तो काफ़ी ठीक जान पड़ रही है। 2 क्षण रुककर रोहन ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, ऋचा ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद हो आया था और वह बोली थी, आप शोभा जीजी से भी मिलने जाएंगे ना? उसने कहा, हाँ क्यों, माँ जी को भी साथ लेते जाइएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। रोहन चुपचाप ऋचा की तरफ देखता भर रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूँगा, सदा के लिए अपने साथ। धीरे से ऋचा को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधों से लगी ऋचा का मन जैसे उन सुमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।